हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा नाम आर्या है और मेरी यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह खेल ही खेल में एक रात मैं मामी बनकर अपने मामा के कमरे में चली गई और सारी रात मामा ने मेरे साथ ही वह सब। एक रात जब सब सो चुके थे और घर में सन्नाटा छाया हुआ था, मैंने धीरे धीरे अपने मामा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मन में कई सवाल थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने दरवाजे के छोटे से सुराख से अंदर झांका। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और मामा बेड पर बैठे हुए थे। मामा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहे हों। कुछ ही देर में मामी कमरे में आईं। उन्होंने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी और उनकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। मामी ने मामा के पास जाकर धीरे से उनके कान में कुछ कहा और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रही। अंदर से हल्की फुल्की बातें और हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा कि शायद मामा और मामी के बीच कुछ खास चल रहा है, जिसे वे किसी से साझा नहीं करना चाहते। अगले दिन जब सुबह का उजाला फैला, मैंने देखा कि मामा ने मामी को 7,000 रुपये दिए। मामी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। मैंने यह दृश्य कई बार देखा था, लेकिन कभी समझ नहीं पाई थी कि यह सब क्या था। मैंने तो कभी 700 भी नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी ज़रूरियत और ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाएं ताकि मैं भी अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि मैं मामा मामी के दर पर पड़ी हुई थी। इसीलिए जब भी मैं मामा को मामी पर ऐसे पैसे लुटाता देखती तो मेरे दिल में एक हसरत पैदा हो जाती। मैं हमेशा एक बाहरी सदस्य की तरह महसूस करती थी। मामी के लिए हर जुमेरात की रात जैसे एक त्योहार की तरह होती थी। मामी की मुस्कान और संतोष से भरा चेहरा और मामा के हाथों में पैसे देखकर मेरे दिल में हमेशा एक हसरत जाग जाती थी। मैं सोचती थी कि अगर कभी मुझे भी इतने पैसे मिल जाएं, तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूंगी। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाजार भेजा, तो मैं पड़ोस वाली आंटी के साथ बाजार चली गई। वहां मेरी नज़र एक लाल रंग की साड़ी पर पड़ी, तो मैं पलकें झपकाना भूल गई। मैंने कभी इतनी खूबसूरत साड़ी नहीं पहनी थी। कीमत पूछने पर पता चला कि यह 7,000 का है और दुकान वाला एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं था। मैंने थोड़ी थोड़ी करके जो पैसे जोड़े थे, वह सब मिलाकर भी कोई 500 बनते थे। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर आंटी कहने लगी, तेरा मामा तो बहुत अमीर है, आर्या उसे क्यों नहीं कहती कि वो तुझे तेरी मर्जी और जरूरत की चीजें दिलवा दे। आंटी की बात सुनकर मेरे दिल पर आंसू गिरने लगे। मैं उसे क्या बताती कि मेरी मामा पैसों के मामले में तो बहुत अमीर है, लेकिन दिल के बहुत ही छोटे हैं। पता नहीं इतने बरसों से वह किस तरह मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सब सबक सिखाती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर कर दें, क्योंकि उनका इकलौता लाडला बेटा अभय मुझ पर दिलहार बैठा था और यह बात मामी से किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं थी कि मैं उनके इकलौते बेटे की जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। वह हमेशा मुझे यही बात कहकर मेरी ही नजरों में गिरा देती कि तुझे तो तेरी माँ ने नहीं अपनाया, हम तो फिर भी तुझे अपने घर में रखकर 2 वक्त की रोटी खिला रहे हैं। और यह बात सुनकर मेरा दिल टूट जाता। मामी की बात में कोई झूठ नहीं था, लेकिन फिर भी मुझसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी और मेरा दिल चाहता कि मैं मामी का मुंह नोच लूं। मैं अपनी ही सोचों में गुम खड़ी थी कि आंटी ने मुझे जोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं हैं तो वापस चलो ना। कब तक इसी जोड़े पर नजर जमाए खड़ी रहोगी? तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा? आंटी की बात सुनकर मैं उदासी से मुस्कुराई और अपना दिल उसी जगह पर छोड़कर घर लौट आई थी। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था कि जब मुझे कोई मनपसंद चीज छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर आज तक तकरीबन हर चीज ही मैंने इसी तरह दिल से महसूस कर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की जिंदगी में ख्वाहिशत की कोई जगह नहीं होती।
मेरे घर पहुंचते ही मामी मुझ पर गुस्सा होने लगी कि इतना सा सौदा लेकर पूरे 2 घंटे लगाकर वापस आई हो। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है, किस किसी के चक्कर में पड़ी हुई है। जब से तू जवान हुई है मुझे तेरी ही फिक्र सताती रहती है कि कहीं तू हमारे मुंह पर कलंक ना लगा दे। यह पहली बार नहीं था जब मुझे कोई मनपसंद चीज छोड़नी पड़ी हो। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपनी हर ख्वाहिश को दिल में दबाकर छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी में ख्वाहिशों की कोई जगह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे जैसे लड़कियों की जिंदगी में इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता। मामी की बातें मुझे और भी कमजोर बना देती। मेरे जीवन में सबसे बड़ा सहारा अभय था। वह मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता और मेरे दुख को समझता। मामी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। अभय उसी वक्त पर अपने काम पर से आया था। मामी की बात सुनकर वह नाराजगी से कहने लगा, माँ, आर्या तुम्हारे ही काम से बाजार गई थी ना। अगर तुम्हें इतना ही सौदा मंगवाना हो तो मुझसे कह दिया करो, मैं वापसी आते समय ले आया करूंगा। इस बेचारी को कहाँ धूप में अकेले भेज देती हो। अभय की इस बात पर तो मामी का और पारा गर्म हो गया और वह तनक कर कहने लगी कि बड़ा जादू चला रखा है इस लड़की ने तेरे ऊपर, तुझे क्या मालूम है यह कैसी बदजात है। और क्यों ना हो, आखिर जिस माँ का खून है उसे भी अपना रंग तो दिखाना ही है ना। पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर पनाह दे रखी है। मुझे तो खौफ ही आता है कि यह कभी कुछ ऐसा ना कर बैठे और हम दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। इससे पहले कि मामी मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले कि अभय उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़कर उनके कमरे में ले गया था। अभय ने मामी को उनके कमरे में ले जाने के बाद मामी बहुत नाराज और गुस्से में थीं। अभय ने मामी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामी के मन में एक अजीब सा संदेह और नाराजगी भरी हुई थी। अभय ने मामी से कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आर्या बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। उसने कभी भी हमारे विश्वास को तोड़ा नहीं है। मामी की आंखों में गुस्से और नफरत का भाव था। उन्होंने कहा, तू क्या जानता है? ये सब तेरी आंखों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। मुझे इसकी असलियत पता है। अभय ने मामी की बातों को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, माँ, हमें आर्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वह भी इंसान है और उसकी भी भावनाएं होती हैं। आप इस तरह के आरोप उस पर क्यों लगा रही हैं? मामी ने जोर से आवाज में कहा, अभय, तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्या सही है और क्या गलत। ये लड़की हमारी बर्बादी की जड़ है। अगर तू इस घर की भलाई चाहता है तो इसे तुरंत यहाँ से निकाल बाहर कर। अभय ने मामी की बातों को गंभीरता से सुना और फिर धीरे से कहा, माँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन हमें किसी को बिना किसी सबूत के दोषी ठहराना सही नहीं है। आर्या को यहाँ से निकालना समस्या का समाधान नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मामी ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया और कहा, अभय, मैं तुझे समझा नहीं सकती कि मैं कितनी परे अभय हूँ। मुझे डर लगता है कि यह हमारे घर की शांति को भंग कर देगी। अभय ने मामी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माँ, हमें धैर्य रखना होगा और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम किसी के साथ अन्याय ना करें। आर्या भी हमारी तरह इंसान है। उसे भी प्यार और सम्मान की जरूरत है। मामी ने अभय की बातों को सुनकर थोड़ा शांत हो गई, लेकिन उनके मन में अभी भी संदेह बना हुआ था। अभय ने मामी को आराम करने के लिए कहा, मेरा दिल पूरी तरह जख्मी हो चुका था। बचपन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही उनके लिए बदनामी का सबब बन जाऊंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते गुजर गया था। अभय मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मामी दिल की बुरी नहीं है, बस जबान की थोड़ी कड़वी है, और वह भी जमाने की वजह से, क्योंकि लोग मेरी माँ के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस यह उन्हीं बातों का असर है। अभय की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दी थी। इस घर में एक वही तो था जो मेरे दर्द को समझता था और हमेशा मेरा सहारा बनता था। मेरे दिल में अभय के लिए खास जज्बात तो न थे, लेकिन मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिली हुई थी। सारा दिन की थकी हारी मैं कामों से आज़ाद होती तो स्टोर रूम में पड़ी चारपाई पर आकर लेट जाती।
क्योंकि यही मेरा इकलौता मस्कन था। मैंने अपनी जिंदगी के 16-16 साल इसी चारपाई पर इसी स्टोर रूम में तन्हा गुजारे थे। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए स्टोर से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी कि नाश्ते का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं होती। अब जल्दी से मेरे और अपने मामा के लिए नाश्ता बना दे। मैं नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी के हाथ में 7,000 रुपए थे। मामा बहुत ही मोहब्बत भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे, बस संजना, तू इसी तरह मेरी खुशी का ख्याल रख, मैं तुझ पर ऐसे ही नोट वार दूंगा। उन 7,000 रुपए पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में वह साड़ी चली आई थी जो अब तक मेरी आंखों में समाये हुई थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से वो नोट छीन लूं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूं, लेकिन ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी और ना ही कभी मामी मुझे ऐसा करने दे सकती थी। वो तो मामा अगर मुझे कभी 100 भी देते तो उस पर भी कड़ी नजर रखती और मामा को खूब खरी खोटी बातें सुना देती। मैंने ललचा हुई नजरों से उस नोट की तरफ देखा और वापस लौट आई। बाकी का सारा वक्त मैं यही सोचती रही थी कि मामी ऐसा क्या करती थी जो मामा हर जुमेरात उन्हें सुबह ही सुबह 7,000 दे दिया करते थे। मुझे भी अब 7,000 चाहिए थे। अगर मामा मामी को बगैर किसी जरूरत के इतने पैसे दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं। मामा नाश्ता करके कमरे से बाहर निकले। मैंने डरते डरते उनसे कह दिया कि मामा मुझे भी 7,000 चाहिए। मामा ने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, खैरियत तो है आर्या, तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत आ गई है, तुझे इस घर में किस चीज की कमी है। मामा की इस बात पर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ना चाहते हुए भी मैंने तल्ख लहजे में कह दिया कि यहाँ तो मुझे 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी जरूरियत तो दूर की बात, और हिसाब के बारे में तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मामा के चेहरे का रंग बदल गया था। वहीं पीछे से आती मेरी मामी से ये सच्ची बात हजम नहीं हो सकी थी और उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर भी मारा और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, आपकी भांजी बड़ी बदतमीज है। आज आपने खुद इसकी जबान देख ली है। न जब यह आपसे इस तरह बात कर सकती है तो सोचिए आपके पीछे मेरे साथ कैसे जबान दराज करती होगी। मामी की आंखों में झूठे आंसू आ गए थे और वह मामा के सामने खुद को मासूम साबित करते हुए कह रही थी, देखा आपने, हमने इसके खातिर क्या कुछ नहीं किया और आज यह हमारे मुंह पर थूक रही है। मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामा कहने लगे, हाँ संजना, वाकई यह तो बड़ी बदतमीज हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा। मामा मुझे बातें सुनाकर घर से निकल गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे कड़ी नजरों से घूरा और कहने लगी कि खबरदार, जो आज के बाद अपने मामा के सामने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामी के इस रवैये पर मेरा दिल कटकर रह गया था। मैंने तो ऐसे ही बस मामा को अपना समझकर उनसे पास पैसे मांग लिए थे। मुझे क्या पता था कि वह मुझे मेरी हैसियत याद दिला देंगे। मामी तो गैर थी लेकिन मामा तो मेरा सगा खून थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। वह लाल रंग की साड़ी पहले मेरी ख्वाहिश थी लेकिन अब मेरी जिद बन चुकी था। मैं आज तक खामोशी से अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करते आई थी, लेकिन आज मामा मामी के रवैये ने मुझे बागी बना दिया था और मैंने सोच लिया था कि उसे खरीदने के लिए मैं किसी भी तरह 7,000 हासिल करके रहूंगी। मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की थी और ना ही कोई गुनाह किया था, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिल रही थी। बहुत छोटी सी उम्र से मैं घर के सारे कामकाज कर रही थी। मैंने मामी की जगह उस घर को संभाला हुआ था और उसके बावजूद भी आज मुझे यह सिला मिला था कि एक छोटी सी ख्वाहिश पर मेरे मुंह पर तमाचा लगा दिया गया था। एक दिन मामी ने मुझे बाजार जाने को कहा। मैं बाजार जाने के लिए तैयार हो गई और सामान की लिस्ट लेकर निकल पड़ी। बाजार जाकर मैंने सारा सामान खरीदा और वापस लौटते समय उस साड़ी की दुकान के पास से गुजरने लगी। मैंने एक पल के लिए रुककर उस साड़ी को देखा और सोचा, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इसे खरीद पाती। लेकिन यह ख्याल जल्द ही मामी के तानों की याद में बदल गया और मैंने तेजी से घर की ओर कदम बढ़ा दिए। घर पहुंचकर मैंने सारा सामान मामी को दिया और अपने स्टोर रूम में चली गई। वहां जाकर मैं अपने बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी, क्या कभी मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। रात को अभय वापस आया और उसने देखा
कि मैं उदास हूँ। उसने पूछा, आर्या, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, अभय, बस यूं ही। अभय ने कहा, तुम्हें मामी की बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वे बहुत सख्त हैं, लेकिन वे तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा करती हैं। मैंने धीरे से कहा, अभय, मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभय ने मुझे हिम्मत देते हुए कहा, तुम मजबूत हो आर्या, तुम्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का हक है। अगले दिन सुबह मामी ने मुझे फिर से ताने मारना शुरू कर दिया। आर्या, ये काम ठीक से नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही निकम्मी थी। मामी की बातें सुनकर मेरे दिल में एक गहरी चोट पहुंची। मैं बावर्ची खाने में ही बैठकर रो रही थी। अपनी माँ का धुंधला धुंधला सा अक्स मुझे याद आ रहा था। मुझे तो मेरी माँ का असल चेहरा भी याद नहीं रहा था। मैं सिर्फ 3 साल की थी जब मेरी माँ मुझे लेकर इस घर में चली आई थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मामी तो उस वक्त भी मेरी माँ और मुझे इस घर में रखने को राजी नहीं थी, लेकिन मेरी नानी जिंदा थी और यह घर उनका था। उनके होते हुए मामी को यह अधिकार हासिल नहीं था कि वह हमारी जिंदगी का फैसला करती, और इसीलिए जबरदस्ती उन्हें हमें बर्दाश्त करना पड़ा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था, लेकिन मेरी मामी अक्सर दबे दबे लफ्जों में मेरी माँ के लिए बुरे अल्फाज निकालती और कहती है कि मेरे बाप ने मेरी माँ के किरदार की वजह से उन्हें छोड़ा है। मेरी माँ हमेशा खामोश रहती। वह या तो मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाती या फिर घर के कामों में लगी रहती थी। मैं जब भी अभय के साथ खेल कूद करती या अभय हमारे कमरे की तरफ आता तो मामी का गुस्सा देखने लायक होता। वो मुझे मारने के लिए दौड़ी चली आती तो कभी अभय का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती। यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं अभय के साथ खेलना कूदना बंद कर दूं। घर में एक अजीब सी टेंशन और घुटन का माहौल था। मेरे मामा भी मेरी माँ से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। एक नानी ही थी जो इस घर में हमारी अपनी थी। 1 साल इसी तरह रहते रहते गुजर गया और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी माँ को दुल्हन बनाया गया है। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन मेरी माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। ना उनके चेहरे पर कोई खुशी थी और ना ही जिंदगी के कोई आसार। ऐसा लगता था जैसे उन्हें जिंदा दर गौर कर दिया गया हो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद था कि मेरी माँ ने उस रोज मुझे अपनी गोद में उठाया था और चूमते हुए कहा था कि रिश्ते वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं, इसीलिए तुम मेरी तरह धोखा ना खाना और हमेशा एहतियात करना। मुझे मेरी माँ की बातों का मतलब समझ नहीं आया था। वह दुल्हन बनी इतनी खूबसूरत लग रही थी तो फिर खुश क्यों नहीं थी। लेकिन रुखसती के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ से बिछड़ने वाली हूँ। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन ना ही मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई थी। वह आखिरी दिन था जब मैंने अपनी माँ को देखा था, क्योंकि उसके बाद मेरी माँ कभी पलटकर हमारी दहलीज पर नहीं आई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ कितनी बेरहम और बेहिस थी, जिसे अपनी इकलौती बेटी की याद ना सताती थी। या फिर शायद मामी ठीक ही कहती थी कि मेरी माँ अपने आशिक के साथ शादी करके जा चुकी थी, जिसके लिए उसने मेरे बाप को छोड़ा था। मेरी माँ ने कभी पलटकर यह तक नहीं पूछा था कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, और मामी मामा के रहमो क्रम पर आ गई थी। मुझे 2 वक्त की रोटी इस तरह खिलाती जैसे ही एहसान कर रही हो, और बदले में मैं सारे घर के कामकाज भी करती और मामी की देखभाल भी। छोटी छोटी बात पर मामी मुझ पर हाथ उठाने से भी परहेज ना करती थी, और खासकर अभय के मामले में तो वह बेइंतहा गुस्सा करती थी। जब भी अभय मेरे करीब आता या मुझसे बात करता तो मामी सारा घर सर पर उठा लेती और मेरे किरदार के हवाले से ऐसी बातें करती कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालने पर मजबूर हो जाती, और मामी के इसी रवैये की वजह से मैं खुद ही अभय से दूर होती चली गई थी। लेकिन मैं इंसान थी, कब तक छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हुए जिंदगी गुजार सकती थी। मेरा भी खुशियों पर हक था। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाए, और जब से मैंने वह लाल साड़ी देखी थी मेरा दिल और दिमाग वहीं रह गया था। और उसी जोड़े के लिए पैसे मांगने पर जिस तरह मामी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, मेरे दिल में एक आग सुलग उठी थी
और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह 7,000 हासिल करके रहूंगी। और मेरे नज़दीक उसका एक एहसास था कि मैं मामी की जगह मामा के पास चली जाऊं और यह जानने की कोशिश करूं कि वह किस बात से खुश होकर मामी को 7,000 देते हैं। फिर मैं भी वही काम करूंगी तो शायद मुझे भी इतने पैसे मिल जाएं। यह सोच मेरे दिमाग में जड़ पकड़ चुकी थी और मैं दिन रात यही सोचती रही थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामा के कमरे में चली जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सौदा लेने के लिए बाजार भेजा तो मैंने अपने जमा पैसों से नींद की दवाई खरीद ली। अब मुझे जुमेरात की रात का इंतज़ार था और जब वह रात आई तो मैंने मामी के दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर उन्हें पीला दी और फिर इंतज़ार करने लगी कि कब मामी सो जाए। वह अपने कमरे में जाने से पहले पलंग में लेटकर टीवी देखा करती थी। आज भी दूध पीने के बाद मामी लेटकर टीवी देख रही थी कि उन्हें उसी सोफे पर नींद लग गई। मैं तो मौके की ताक में थी जब मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है। मैंने उनका वजूद घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया और मैंने उनकी अलमारी से उनका ही एक जोड़ा निकालकर पहन लिया। मामा रात को देर से घर आते थे और उनके आने से पहले ही मैं उनके बिस्तर पर मामी की जगह ले चुकी थी। मैंने एक बड़े से दुपट्टे को भरकर अपने मुंह तक ओढ़ लिया था और अपने बालों में मामी की तरह का ही जोड़ा बना लिया था। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी क्योंकि मैं बिना सोचे समझे इस कमरे में चली आई थी। मुझे तो यह तक मालूम नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। काफी देर बाद जब मामा कमरे में आए तो आवाज देकर कहने लगे, संजना आज क्या जल्दी सो गई हो? मैंने हल्की सी आवाज निकाली और कहा कि नहीं, जाग रही हूं। यह सुनकर मामा ने एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामा की बात का क्या जवाब दूं। वह तो मुझे मामी समझकर वह कुछ कह बैठे थे जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था। मेरे मामा किस कदर गिरे हुए इंसान थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे मामी समझकर मामा मेरे करीब आए और जैसे ही मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से में कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप मामी को 7,000 क्यों देते थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपका अपना खून हूँ और आपने तो मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मेरी बात सुनकर मामा सर झुका गए और कहने लगे, तेरी माँ हमेशा से अशोक के बेटे अमन से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो। लेकिन मेरे और अमन के बीच किसी बात पर कोई झगड़ा हो गया था और इसीलिए मैंने तेरी माँ की शादी अमन से ना करवाकर अपने एक दोस्त से कर दी। तेरी माँ बहुत सीधी शादी थी। उसने मेरे फैसले के आगे सर झुका दिया और खामोशी से तेरे बाप के साथ गुजारा करने लगी। लेकिन तेरा बाप एक वहसी दरिंदा साबित हुआ था जो हर छोटी से छोटी बात पर तेरी माँ को मारा करता था और वह तेरी माँ पर शक करने लगा था। और उसी शक में एक दिन उसने तेरी माँ को तलाक दे दी थी। तेरी माँ तुझे गोद में उठाए। जब इस घर में वापस आई तो यह बात तेरी मामी से बर्दाश्त ना हुई और तेरी मामी ने मुझे कहा कि अगर मैंने तेरी माँ को जल्दी नहीं निकला तो हमें जायदाद के हिस्से बंटवारे करने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी बड़ी जायदाद के बंटवारे करूं, इसलिए मैंने तेरी मामी से कहा कि वह तेरी माँ के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर दे। तेरे मामी ने अपने पागल भाई से तेरी माँ का रिश्ता तय कर दिया। ना चाहते हुए भी तेरी माँ की शादी तेरी ही मामी के पागल भाई से करवा दी, क्योंकि तेरी मामी ने तेरी माँ और अमन के प्यार के किस्से सारे जमाने में फैला दिए थे। पर सबको यही बताया था कि तेरी माँ की तलाक तेरे बाप की वजह से हुई है, जबकि सच तो यह था कि तेरा पहला बाप एक जालिम और वहसी इंसान था। तेरी माँ इस घर से रुखसत होकर क्या गई? तेरी मामी ने उसे कभी यहाँ पलटकर आने ही ना दिया। तेरी नानी ने मरते मरते आधी जायदाद तेरे नाम और आधी जायदाद मेरे नाम लगा दी और इस बात की वजह से तेरी मामी तुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई, क्योंकि तेरी मामी नहीं चाहती थी कि तू इतनी आसानी से आधी जायदाद हासिल कर ले। और इसीलिए तेरी मामी ने यह मंसूबा बनाया कि मैं हर जुमेरात तेरे सामने तेरी मामी को 7,000 दूंगा और तू जो ज़रूरियत और ख्वाहिश की मारी है खुद बखुदा ही मुझे हर रात 7,000 देती और 7,000 मैं सुबह तेरी मामी को लौटा दिया करता
तेरी मामी को लगा था कि तू उन पैसों को चुराने की कोशिश करेगी और हम तुझ पर चोरी का मुकदमा करवा देंगे, या फिर जब ये बात अभय को पता चलेगी तो उसके दिल से तेरी मोहब्बत भी उतर जाएगी और तुझे इस घर से निकालने में भी हमें आसानी होगी। लेकिन तूने तो अपनी मामी की जगह रात को इस कमरे में आकर हमारा सारा मंसूबा ही नाकाम कर दिया। और सच जान गई। दरअसल मामा ने कमरे में आते ही आवाज देकर मुझे कहा था कि संजना चल, वही 7,000 मुझे वापस कर दें, ताकि सुबह सुबह मैं अपनी भांजी के सामने तुझे वह पैसे देकर उसके दिल में लालच डाल सकूं। मैं जान गई थी कि मामा मामी ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। मामा की बातें सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मामा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनके चेहरे पर पछतावे का भाव था, लेकिन मेरा दिल उनसे बिल्कुल टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मामा ने धीरे धीरे कहा, आर्या, तेरी माँ ने मेरे फैसले को मान लिया था, लेकिन वह हमेशा अमन से प्यार करती रही। मैंने उसके प्यार को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी जिद में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलत किया था। मामा का चेहरा शर्म और पछतावे से लाल हो गया था। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, आर्या, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मामी की मुझसे की गई अन्यायपूर्ण बातों और मामा की सच्चाई से बेपर्दा होने के बाद मैंने फैसला किया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मुझे यह भी पता चला कि मेरे नाम पर आधी जायदाद थी, लेकिन मैं उस जायदाद की लालच में नहीं थी। मुझे तो बस अपनी माँ की तरह सम्मान और स्वाभिमान चाहिए था। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और मामा से कहा, आपकी जायदाद आपके लिए रिश्तों से ज्यादा कीमती हो गई है। आपने अपनी बहन की शादी एक नफसियाती आदमी से करवा दी, उसे अपनी बेटी से दूर कर दिया और अब मुझे चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपनी बहन की शादी किसी अच्छी जगह करवाकर मुझे भी उसके साथ भेज देते तो शायद नानी कभी आधी जायदाद मेरे नाम करने के बारे में सोचती ही नहीं और वह खुद खुशी खुशी सब कुछ आपको दे देती। लेकिन यह सब आपके लालच की वजह से हुआ है। मामा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने अपनी गरिमा की अंतिम बूंद को गिरते देखा और कहा, आर्या, मुझे माफ कर दो। मैं अपने की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे किसी जायदाद की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जरूरतों और इज्जत की मोहताज हूं। अगर आप अपनी बहन और मुझे सम्मान से रखते तो मैं कभी ऐसा कदम भी नहीं उठाती। मैंने मामा से कहा कि वह कागजात तैयार करवा दें ताकि मैं अपनी जायदाद उन्हें वापस कर सकूं। मैंने उनसे कहा, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं चाहती। इसके बाद मैंने आंसुओं के साथ उनके कमरे से बाहर आकर मामी के कमरे में प्रवेश किया। मामी अब भी बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि यह दुनिया कितनी खुदगर्ज और लालची हो गई है। मैंने महसूस किया कि मेरे मामा और मामी ने जायदाद के लालच में अपनी इंसानियत को छोड़ दिया था। मैंने खुश खुशी से अपनी जायदाद मामा को सौंप दी और खुद को सच्चाई की राह पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद मैंने अपनी जायदाद को मामा के हवाले कर दिया। मैंने अपने आप को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया और अपने माँ के घर की ओर चली गई। मेरी माँ और उनके पति ने मुझे देखकर खुशी और आश्चर्य से भरपूर प्रतिक्रिया दी। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, आर्या, मुझे खुशी है कि तुमने सही फैसला लिया। तुम्हारी हिम्मत और साहस ने हमें गर्वित किया है। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में केवल स्वार्थी लोग होते हैं, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि सच्चाई और सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें अपने रास्ते खुद तय करने पड़ते हैं। हमने अपने छोटे से घर को एक नए तरीके से सजाया और खुद को खुश रखने के लिए नए शौक अपनाए। मैं अपने करियर को एक नई दिशा देने के लिए काम करने लगी और माँ ने भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए समय निकाला। समय के साथ मैंने अपने खुद के लिए एक नई पहचान बनाई। मैंने एक समाज सेवी संस्था में काम करना शुरू किया, जहां मैंने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। मेरी माँ ने भी इस काम में मेरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर बहुत से लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया।
क्या आप लोगों ने कभी सगे रिश्तों को इतना बेअदबार देखा है कि जायदाद की लालच में वह आपकी जिंदगी तबाह करने पर तुल जाए? तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।